सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्य की मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठलदास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्रायः सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पद्म सिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान पड़ गई। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पद्म सिंह अकेले न आए, बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उसमें हाथ लगाते हुए डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। जो ही किसी ने रास्ता खोला, हमारी हिम्मत बन जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं, दो होकर जंगलों में भी निर्भय रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त, लाला भगत राम और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त रूप से विट्ठलदास की सहायता करते रहते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठलदास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसलिए उनकी बातें अरुचिकर न होती थी। मीठा नींद सोने वालों को उनका कठोर नाद अप्रिय लगता था। विट्ठलदास को इसकी चिंता न थी। पद्म सिंह धनी मनुष्य थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों में दो चार सज्जन विट्ठलदास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न रखते थे। समस्या इतनी जटिल थी, उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से न मालूम शहर में क्या हलचल मचे। शहर के कितने ही रईस, कितने ही राज्य पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी। उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पद्म सिंह ने मेंबरों से मिल मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पैम्फलेट्स निकाले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम बांधा गया। रमेश दत्त और पद्म सिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित रूप धारण किया। पद्म सिंह ने यह प्रस्ताव उठा तो दिया, लेकिन वह इस पर जितना ही विचार करते थे उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास न होता था कि वेश्याओं के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो। बुराइयों का मुख्य उपचार मनुष्य का सद्ज्ञान है। इसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वह सोचते सोचते हताश हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक समर्थक बनकर वे आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट न करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधारक बनते हुए संकोच न होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वह दृढ़ न रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई कहता, किस फेर में पड़ गए हो, विट्ठलदास के चक्कर में तुम भी आ गए। चैन से जीवन व्यतीत करो, इस सब झमेले में क्यों व्यर्थ पड़ते हो। कोई कहता, यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है, तभी तुम वैश्याओं के पीछे इस तरह से पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना अपने को बेवकूफ़ बनाना है। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी को कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ में वह इस रस में पगे नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता था कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को यह जानने की उतनी इच्छा नहीं होती कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी कि व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण था या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास से कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जी न लगता। वहाँ भी वे प्रायः इन्हीं चिंताओं में पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाया करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा। लेकिन जब यह विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में यह समस्या उठी कि भैया यहाँ वैश्याओं के लिए अवश्य ही मुझे लिखेंगे। उस समय मैं क्या करूँगा। नाच के बिना सभा सूनी रहेगी। दूर दूर के गाँव से लोग
नाच देखने आएंगे। नाच न देखकर उन्हें निराशा होगी, भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस दुष्कर कार्य में सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले होंगे। इन हौसलों को पूरे होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा, लेकिन कुछ भी हो मेरा कर्तव्य यही है कि अपने सिद्धांत का पालन करूं। यद्यपि उनके इस सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वाले बहुत थे, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिने गिनाए मनुष्यों को प्रसन्न रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच न ठीक करूँगा। अपने घर से ही सुधार न कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना बड़ी भारी धूर्तता है। यह निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वह ऐसे आनंदोत्सवों में किफ़ायत करना अनुचित समझते थे। इसके साथ ही वह अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरी करना चाहते थे, जिससे उन पर किफ़ायत का अपराध न लगे। एक दिन विट्ठल दास ने कहा, इन तैयारियों में आपने कितना खर्च किया? शर्मा जी, इसका हिसाब लौटने पर होगा। विट्ठल दास, तब भी 2000 से कम तो न होगा? शर्मा जी, हाँ, शायद कुछ इससे अधिक ही हो। विट्ठल दास, इतने रुपये आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो कितना उपकार होता। अब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यों नष्ट करते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? शर्मा जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिसे ईश्वर ने दिया हो उसे आनंदोत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर। हृदय की उमंग ऐसे ही अवसर पर निकलती है। विट्ठल दास, आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 10-5 हज़ार रुपये खर्च करने की है या नहीं? शर्मा जी, इससे बहुत अधिक है। विट्ठल दास, मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे नाच तमाशे में बहुत कम खर्च किया। शर्मा जी, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य कम खर्च किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक। उनकी किफ़ायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी वाले ले जाते, आतिशबाजी वाले पाते, वह मुरे कंपनी और वाइट वे कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफ़ायत नहीं कहता, यह अन्याय है। रात के 9 बजे थे। पद्म सिंह भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात जाएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सिंह, तुमने जो गाड़ियाँ भेजी हैं वह कल शाम तक अमोला पहुँच जाएंगी? पद्म सिंह, जी नहीं, दोपहर तक पहुँच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है। आज मैंने दोपहर से पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। मदन सिंह, तो यहाँ से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? पद्म सिंह, थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले चलिए, और सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। मदन सिंह, नाच कितने पर ठीक हुआ? 2 ही गिरोह है ना? पद्म सिंह डरे हुए थे कि अब नाच की बात आया ही चाहती है। यह प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबकर बोले, नाच तो मैंने नहीं ठीक किया। मदन सिंह चौंक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट ली हो। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबो दिया। फिर तुमने जनवासे का क्या सामान किया है? क्यों, फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च से हिचक गए? मैंने तो इसलिए 4 दिन पहले ही तुम्हें लिख दिया था, जो मनुष्य ब्राह्मण को नेवता देता है वह उसे दक्षिणा देने की भी सामर्थ्य रखता है। अगर तुमको खर्च का डर था तो मुझे साफ साफ लिखते, मैं यहाँ से भेज देता। अभी नारायण की दया से किसी का मोहताज नहीं हूँ। अब भला बताओ तो क्या प्रबंध हो सकता है? मुंह में कालिख लगी कि नहीं? एक भले मानस के दरवाजे पर जा रहे हैं, वह अपने मन में क्या कहेगा? दूर दूर से उसके संबंधी आए होंगे, दूर दूर के गांव के लोग बारात में आएंगे, वह अपने मन में क्या कहेंगे? राम राम। मुंशी बैजनाथ गांव के 8 आने के हिस्सेदार थे। मदन सिंह की ओर मार्मिक दृष्टि से देखकर बोले, मन में नहीं जनाब, खोल खोल कर कहेंगे, गालियां देंगे, कहेंगे कि नाम बड़े दर्शन छोटे, और सारे संसार में निंदा होने लगेगी। नाच के बिना जनवासा ही क्या? कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद भैया को ख्याल ही नहीं रहा होगा, या मुमकिन है लगन की तेजी से इंतज़ाम न हो सका हो। पद्म सिंह ने डरते हुए कहा, यह बात नहीं है। मदन सिंह, तो फिर क्या बात है? तुमने अपने मन में यही सोचा होगा कि सारा बोझ मेरे ही सिर पड़ेगा। पर मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस विचार में तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फुलोड़ियाँ खाने को नहीं दौड़ता। पद्म सिंह अपने भाई की यही
कर्ण कटु बातें सह न सके, आंखें भर आई, बोले, भैया ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसा विचार न करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम आ सके तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि आपकी कोई सेवा कर सकूं। यह अपराध मुझसे केवल इस कारण हुआ है कि आजकल शहर में लोग नाच की प्रथा बुरी समझने लगे हैं। शिक्षित समाज में इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है और मैं भी उसी में सम्मिलित हूँ। अपने सिद्धांत को तोड़ने का मुझ में साहस न हुआ। मदन सिंह, अच्छा यह बात है। भला किसी तरह लोगों की आंखें तो खुली। मैं भी इस प्रथा को निंद्य समझता हूँ, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब सब लोग छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है कि सबके आगे आगे चलूँ। मेरा एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब हौसले पूरे करना चाहता हूँ। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूँगा। इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर चलने दो, और यदि बहुत कष्ट ना हो तो सवेरे गाड़ी पर चले जाओ और बीड़ा देकर उधर से ही अमोला चले जाना। तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ लोग जानते हैं, दूसरे जाएंगे तो लुट जाएंगे। पद्म सिंह ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें चुप देखकर मदन सिंह ने तेवर बदलकर कहा, चुप क्यों हो, क्या जाना नहीं चाहते? पद्म सिंह ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया आप क्षमा करें तो। मदन सिंह, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ, आपको कष्ट तो होगा, पर मेरी खातिर से आप ही जाइए। बैजनाथ, मुझे कोई उज्र नहीं है। मदन सिंह, उधर से ही अमोला चले जाइएगा, आपका अनुग्रह होगा। बैजनाथ, आप इत्मीनान रखें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सिंह अपने भाई को कृतज्ञ समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने में पद्म सिंह बुरा तो न मान जाएंगे, और पद्म सिंह अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस नहीं होता था। एक ओर भाई की अप्रसन्नता थी, दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय बलिदान। एक ओर अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का कोई मार्ग न था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की हैं, मेरी एक ढिठाई और क्षमा कीजिए। आप जब नाच के रिवाज को दूषित समझते हैं तो उस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मदन सिंह झुंझला कर बोले, तुम तो ऐसी बातें करते हो मानो इस देश में ही पैदा नहीं हुए, जैसे किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या, कितनी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूषित समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना कौन सी अच्छी बात है, दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है, पर लोक नीति पर न चले तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊं तो लोग यही कहेंगे कंजूसी के मारे नहीं लाए, मर्यादा में बट्टा लगेगा। मेरे सिद्धांत को कौन देखता है? पद्म सिंह, अच्छा, अगर इसी रुपये को किसी दूसरी उचित रीति से खर्च कर दीजिए, तब तो किसी को कंजूसी की शिकायत न रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं, आजकल लग्न तेज़ है, 300 से कम खर्च न पड़ेगा। आप 300 की जगह 500 रुपये के कंबल लेकर अमोला के दीन दरिद्रों में बांट दीजिए तो कैसा हो? कम से कम 200 मनुष्य आपको आशीर्वाद देंगे, और जब तक कंबल का एक एक धागा भी रहेगा आपका यश गाते रहेंगे। यदि यह स्वीकार न हो तो अमोला में 200 रुपये की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चिरकाल तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी। रुपयों का प्रबंध मैं कर दूंगा। मदन सिंह ने बदनामी का जो सहारा लिया था वह इन प्रस्तावों के आगे न ठहर सका। कोई उत्तर सोच ही रहे थे कि इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पद्म सिंह के बिगड़ जाने का भय था, तथापि इस बात में अपनी बुद्धि की प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी, इसलिए बोले, भैया, हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान देना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़ बात कभी भली नहीं लगती, और फिर शहर के जानकार आदमी हो तो एक बात भी है, देहात के उज्जड जमींदारों के सामने आप कंबल बांटने लगेंगे तो वह आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। मदन सिंह निरुत्तर से हो गए। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे। उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ और क्या होगा, बसंत में मल्हार गाने वाले को कौन अच्छा कहेगा? कुछ समय की कोई बात अच्छी नहीं होती। इसी से तो कहता हूँ कि आप सवेरे चले जाइए और दोनों डेरे ठीक कराइए। पद्म सिंह ने सोचा, यह लोग तो अपने मन की करेंगे ही, पर देखूं किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। भैया को मुंशी बैजनाथ पर अधिक विश्वास है। इस बात का भी उन्हें बहुत दुख हुआ, अतएव वह निसंकोच होकर बोले, तो यह कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंदोत्सव ही का समय है?
मैं तो समझता हूँ दान और उपकार के लिए इससे उत्तम और कोई अवसर न होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, तब जीवन का भार, उसकी चिंताएं हमारे सिर पर पड़ती हैं। तो ऐसे पवित्र संस्कार पर हमको गांभीर्य से काम लेना चाहिए। यह कितनी निर्दयता है कि जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो, उस समय हम आनंदोत्सव मनाने बैठे, वह इस गुरुतर भाव से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हों। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी गंगा बह रही है तो ठीक है, उल्टी प्रथा चल पड़ी है, तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें? शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना ही चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। मदन सिंह फिर चिंता के सागर में डूबे। पद्म सिंह का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत होता था, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य और सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि बैजनाथ अब उत्तर न दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानना चाहते थे। वह बोले, भैया तुम वकील हो, तुमसे बहस करने की लियाकत हम में कहाँ है, लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी अवश्य होगी। आखिर हमारे पूर्वज निरे जाहिल चपट तो थे नहीं, उन्होंने कुछ समझकर ही तो इस रस्म का प्रचार किया होगा। मदन सिंह को यह युक्ति न सूझी थी। बहुत प्रसन्न हुए, बैजनाथ की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य उन्होंने जो प्रथाएं चलाई हैं उन सब में कोई ना कोई बात छिपी रहती है, चाहे वह आजकल हमारी समझ में ना आए। आजकल के नए विचार वाले लोग उन प्रथाओं के मिटाने में ही अपना गौरव समझते हैं, अपने सामने उन्हें कुछ समझते ही नहीं। वह यह नहीं देखते कि हमारे पास जो विद्या, ज्ञान, विचार और आचरण है, वह सब उन्हीं पूर्वजों की कमाई है। कोई कहता है यज्ञोपवीत से क्या लाभ है, कोई शिखा की जड़ काटने पर तुला है, कोई विधवाओं के विवाह का राग अलापता है, और तो और कुछ ऐसे महाशय भी हैं जो जाति और वर्ण को भी मिटा देना चाहते हैं। तो भाई यह सब बातें हमारे मान की नहीं हैं, जो उन्हें मानता हो माने। हमको तो अपनी वही पुरानी चाल पसंद है। अगर जिंदा रहा तो देखूंगा कि यूरोप का पौधा यहाँ कैसे कैसे फल लाता है। हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम कहा है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिल और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती। वह भी कोई देश है जहां बाहर से खाने की वस्तुएं न आए तो लोग भूखों मर जाएं। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलाया जाता है, वह हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले सस्ता माल मढ़कर यूरोप वाले चैन करते हैं, पर ज्यों ही ये जातियां चौंकेंगी, यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम यह नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं, वह आज संसार के स्वामी हैं और उनमें बहुत से दिव्य गुण हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारे अपने रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल हैं, उन्हें काट छांट करने की ज़रूरत नहीं। मदन सिंह ने ये बातें कुछ गर्व से की, मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज के अनुभव प्रकट कर रहा है, पर यथार्थ में ये सुनी सुनाई बातें थी जिनका मर्म वह खुद भी न समझते थे। पद्म सिंह ने इन बातों को बड़ी धीरता के साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर न दिया। उत्तर देने से बात बढ़ जाने का भय था। कोई वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। बाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से भी अधिक प्रभाव डालती हैं। अतएव वह बोले, तो मैं ही चला जाऊंगा, मुंशी बैजनाथ को क्यों कष्ट दीजिएगा। वह चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सा काम पड़ा रह जाएगा। आइए मुंशी जी, हम दोनों आदमी बाहर चलें, मुझे आपसे अभी कुछ बातें करनी है। मदन सिंह, तो यही क्यों नहीं करते, कहो तो मैं ही हट जाऊं। पद्म सिंह, जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ये बातें मैं मुंशी जी से अपनी शंका समाधान के लिए कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बतलाइए, अमोला के दर्शकों की संख्या क्या होगी, कोई 1000?